हूं कविता शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। हेल्थ गुरु में आज हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द से जुड़ी समस्याओं और उनके उपचार पर। और हमारी इस खास चर्चा में आज हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर विवेक लोगानी, जो कि पारस हॉस्पिटल में चीफ ऑफ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है। सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं कि क्या होती हैं जोड़ों से जुड़ी समस्याएं और उनके कारण क्या होते हैं। हड्डी और जोड़ों का दर्द बहुत तकलीफदेह हो सकता है। हड्डी और जोड़ों की बीमारियों से दर्द और चलने फिरने में परेशानी हो सकती है। इनमें से कुछ समस्याओं के लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है, लेकिन अधिकांश समस्याएं दवाओं से ठीक हो जाती हैं। हड्डियों का दर्द और खिंचा महसूस होना, एक या एक से अधिक हड्डियों में दर्द या तकलीफ महसूस होना। हड्डियों का दर्द जोड़ों के दर्द की तुलना में कम पाया जाता है। हड्डियों के दर्द का कारण स्पष्ट हो सकता है, जैसे हड्डी का टूटना, कैंसर जो हड्डियों में फैल सकता है, ज्वाइंट पेन या ऑर्थलीजिया को एक या अधिक जोड़ों के दर्द के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये जोड़ों के आसपास के लिगामेंट, बसाई या टेंडोन्स में से किसी एक संरचना में चोट के कारण हो सकता है। सर्दियों की आहट के साथ ही उम्रदराज लोगों के लिए भी परेशानियों का दौर शुरू हो जाता है। जोड़ों का दर्द उन्हें बुरी तरह परेशान करने लगता है। ऐसा माना जाता है कि बदलते मौसम का सबसे ज्यादा असर उस आबादी पर पड़ता है जो वृद्धावस्था की ओर बढ़ रही होती है। जैसे जैसे मौसम में ठंडक बढ़ने लगती है, वैसे वैसे जोड़ों के दर्द की परेशानियां बढ़ने लगती हैं। वास्तव में सर्दियों में शारीरिक सक्रियता में आने वाली कमी जोड़ों के दर्द को और बढ़ा देती है और इसके कई कारण हो सकते हैं। कारण: हड्डियों का दर्द चोट या दूसरी परिस्थितियों के कारण होता है, जैसे बोन कैंसर या वो कैंसर जो हड्डियों तक फैल चुका हो। हड्डियों को रक्त की आपूर्ति में अवरोध, जैसा कि सिकल सेल एनीमिया में होता है। हड्डियों में संक्रमण, ल्यूकेमिया, रक्त कैंसर, हड्डियों में खनिज की कमी, अधिक श्रम, जिन बच्चों ने अभी चलना सीखा हो उनकी हड्डियां टूटना। ज्वाइंट पेन या जोड़ों का दर्द चोट या अन्य कारणों से हो सकता है, जैसे आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। लक्षण: चलने, खड़े होने, हिलने डुलने, यहाँ तक कि आराम करते समय भी दर्द, सूजन और कैप्रिटस। चलने पर गति करते समय जोड़ों का लॉक हो जाना। जोड़ों का कड़ापन, खासकर सुबह में या पूरे दिन रह सकता है। अगर बुखार, थकान और वजन घटने जैसे लक्षण हो तो कोई गंभीर अंदरूनी या संक्रामक बीमारी हो सकती है। इन सभी कारण और लक्षण में से अगर आपको लगता है कि आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से जोड़ों के दर्द से आप जूझ सकते हैं या कौन से कारण हो सकते हैं, लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विवेक लोगानी, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जोड़ों का दर्द, गठिया कहाँ से स्टार्ट होता है और जो भी कुछ हमने रिपोर्ट में दिखाया उसे आप कैसे डिफाइन करेंगे। दरअसल ये जो जोड़ों का दर्द होता है, ये दो प्रकार के आर्थराइटिस से होता है। एक आर्थराइटिस जो उम्र बढ़ने की वजह से धीरे धीरे जॉइंट्स में वेयर एंड टियर होती है, उस तरह से 45 या 50 साल की उम्र के बाद जो स्टार्ट होता है उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। एक और प्रकार का आर्थराइटिस होता है जिसके और कई सारे सब टाइप्स होते हैं, वो कम उम्र के लोगों में होते हैं, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में गठिया बाय की शिकायत कहते हैं। इस तरह के आर्थराइटिस में आते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस। ये आर्थराइटिस जो कम उम्र में होते हैं, ये शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि शरीर के ही एक हिस्से को एक बाहरी हिस्सा मानने लगते हैं और उससे रेजिस्टेंस, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा करके उसी से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वो जो शरीर का जो कार्टिलेज है उसी को धीरे धीरे वो ख़त्म करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो यंग एज में, कम उम्र में उनके घुटने और कूल्हे और स्मॉल जॉइंट्स ऑफ हैंड्स, रिस्ट या एल्बो जॉइंट, ये सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये अलग प्रकार के आर्थराइटिस होते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर दो तरह के आर्थराइटिस जो है मनुष्य को ग्रसित करते हैं जी। एक कम उम्र में, एक वृद्धावस्था में धीरे धीरे। जी, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले
फोन लाइन हमारे टीज हो रहे हैं। अगर आपको भी इससे जुड़ी कोई समस्या है, आप जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, गठिया बाय आपको हो गई है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं। फोन लाइन हमारी खुल चुकी है और अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे डॉक्टर विवेक के साथ। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, स्टार्टिंग स्टेज क्या होती है, कैसे आपको पता लग सकता है कि अब आप इस रोग से ग्रसित होने वाले हैं या होते जा रहे हैं? देखिए, शुरुआत में हमारे घुटने या कूल्हे, ये जो वेट बेयरिंग जॉइंट्स हैं जिन पर चलते वक्त वज़न आता है, तो बिल्कुल शुरुआती स्टेज में इन जॉइंट्स पर चलते वक्त पेन नहीं होता है। लेकिन कुछ लक्षण हैं जैसे कि सीढ़ी चढ़ना या सीढ़ी उतरने में दर्द होना, या बहुत देर कुर्सी पर बैठे हैं और फिर उसमें खड़े होते हैं तो दर्द होना, या नीचे आलती पालती लगा के बैठे हैं बहुत देर, या जैसे इंडियन स्टाइल टॉयलेट में बैठे हैं फिर उठकर खड़े हो रहे हैं तो घुटने के आगे वाले हिस्से में दर्द होना। तो ये सब लक्षण होते हैं बिल्कुल शुरुआती स्टेज के, जिसमें कि अगर स्पेशली अगर आपकी उम्र 45 या 50 साल या उससे ज़्यादा है तो हमें एक बार को अपना पूरा चेकअप कराना चाहिए कि कहीं हमारे जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस तो स्टार्ट नहीं हो रहा है। डॉक्टर, हम इस चर्चा पे आगे बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। राजकुमार हैं करनाल से। जी राजकुमार, पूछिए क्या पूछना है आपको। हाँ जी डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, मुझे आज 7-8 महीने हो गए हैं। जी हेलो। जी बताएं बताएं। हाँ जी, 7-8 महीने से मुझे दोनों घुटनों में एक ही दिन प्रॉब्लम आई थी। अच्छा, हेलो जी बताएं, आगे बताएं। हाँ जी, बोथ नी, बोथ रिस्ट एंड बोथ फीट। जी जी तो तीनों ही जगह में सेम प्रॉब्लम आई थी। दोनों पैरों में और दोनों हाथों में भारीपन आ जाता है, दोनों कलाइयों में दर्द आ जाता है, दोनों घुटनों में पेन रहता है। जी आपकी उम्र क्या है? 43 जी। जी मुझे ऐसा प्रतीत होता है आपकी बात सुनकर कि आपको एक रिमेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। ये जो लक्षण आप बता रहे हैं ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण नहीं हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस इकट्ठा इतने सारे जॉइंट्स को एक साथ ग्रसित नहीं करता है। ये अक्सर जो है हमारे घुटने या वज़न लेने वाले जॉइंट्स को पहले ग्रसित करता है। तो अगर आपके घुटने के अलावा कलाई में, हाथों के छोटे जॉइंट्स में और अन्य जॉइंट्स में अगर आपको तकलीफ़ महसूस हो रही है तो आपको इसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि आप ये रूमेटॉयड आर्थराइटिस या और अन्य प्रकार के जो सीरो नेगेटिव आर्थराइटिस हैं इनसे ग्रसित हैं या नहीं। और उनका अगर शुरुआती स्टेज में ही दवाओं से इलाज बखूबी स्टार्ट कर दिया जाए तो इस रोग की हम भली भांति रोकथाम कर सकते हैं। तो इसको आप कृपा करके निगलेक्ट ना करें। आप एक अच्छे रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। ये ऑर्थोपेडिक सर्जन्स का स्पेशलिटी नहीं होता है, ये इसके लिए अलग एक स्पेशलिटी होता है, गठिया रोग विशेषज्ञ रूमेटोलॉजिस्ट। हम लोग भी उन लोगों के कोलैबोरेशन में ही काम करते हैं जब भी इस प्रकार के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। जी, तो राजकुमार जी को तो उनका आंसर मिल गया होगा, लेकिन हमारे साथ एक और कॉलर लाइन पर है, दीपक हैं हिसार से। जी दीपक, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार डॉक्टर, जैसे शुरू से जब जैसे उठते हैं तो अपने जितने जॉइंट पेन है उनमें से आवाज आती है, जैसे पटाखे की आवाज आती है ऐसे, और बाकी जैसे टॉयलेट से जैसे घुटनों में भी जैसे उठने ज्यादा जोर दर्द सब महसूस होता है वहाँ पर। जी हाँ जी। देखिए, ऐसा है कि केवल महज घुटने में आवाज़ आना या चटकने की आवाज़ प्रतीत होना ये किसी रोग का लक्षण नहीं है। अगर इस आवाज़ के साथ साथ लगातार आपको दर्द भी होती है या इन सब एक्टिविटीज़ में आपको काफ़ी दर्द होती है, तभी इसके किसी जांच या पड़ताल की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये जो नॉर्मल स्नैपिंग साउंड्स या चटकने की आवाज़ जिसको हम कहते हैं, ये जो आपके जॉइंट्स में से आती हैं, ये किसी आप ना समझें कि आप किसी पैथोलॉजी का शिकार हैं। जी, जिस तरीके से डॉक्टर हम बात कर रहे थे शुरुआती स्टेज में, आपने भी बताया कि जब आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, स्टेयर्स पे आप चढ़ते उतरते हैं या बैठकर उठते हैं, तो आपको लगता है, या ये स्टार्टिंग स्टेज इसे कहा जा सकता है। तो वही बात है, उसी क्वेश्चन पे वापस लौटना चाहूँगी कि अगर कोई पेशेंट आपके पास प्रारंभिक अवस्था में आता है तो कैसे आप इस चीज़ को अंदाज़ा लगाते हैं कि अब ये प्रारंभिक स्टेज है, और क्या वो चीज़ दवाइयों से पॉसिबल है ठीक होना? जी, देखिए, ऐसा प्रारंभिक अवस्था में जब ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले हम क्लिनिकली उसको एग्जामिन करते हैं और कुछ हम एक्सरेज एडवाइस करते हैं। उनके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि हाँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत हो चुकी है।
ऐसी स्टेज में दवाओं से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस अपने अंदर लाना और कुछ एक्सरसाइजेज करना। तो कुछ घुटने की स्पेशल एक्सरसाइजेज होती हैं, क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेज जिनको हम कहते हैं, वो हम उन्हें सिखाते हैं और हम स्पेशल एडवाइस देते हैं कि ये एक्सरसाइजेज ईमानदारी से रिलीजियसली करते रहें, दवाओं पे ज़्यादा निर्भर ना हो, क्योंकि जो दवाएं हैं वो दर्द की दवाएं होती हैं, वो हम जब ज़रूरत हो कभी कभार तो लेने के लिए बोलते हैं, पर रोज़ रोज़ दर्द की दवा लेने की एडवाइस हम नहीं देते। जी इसके डॉक्टर, अलावा आपको मैं रोकना चाहूंगी और बीच बीच में शायद हमारे क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट नहीं हो पाएंगे क्योंकि हमारे साथ लगातार कॉलर जुड़ने शुरू हो गए हैं। एक और कॉलर है फोन लाइन पे, जानते हैं क्या पूछना चाहते हैं। जी पूछिए अपना सवाल। क्या आपको मेरी आवाज आ जी पूछिए अपना सवाल, नाम बताइए सबसे पहले अपना। शर्मा विकास बोल रहा हूँ। जी पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर साहब से। हेलो जी हम आपको सुन पा रहे हैं विकास जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। मैडम मुझे घुटने में प्रॉब्लम है। जी हेलो जी हाँ बताएं बताएं। मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ मैडम। 2-2.5 साल पहले कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मुझे। जी हाँ। जी आगे पूछिए आगे पूछिए। लेगामेंट्स की प्रॉब्लम बताई थी डॉक्टर ने। एमआरआई की वेटिंग थी मेरी पीजीआई रोहतक। जी तो वो तो मैंने करवाया नहीं था और अब दिक्कत है, ये दिक्कत हो रही है कि सुबह सुबह लॉक हो जाता है। जी जी मैं समझ गया आपकी प्रॉब्लम क्या है। आपको शीघ्र से शीघ्र एक एमआरआई करवाना चाहिए और उस एमआरआई में हमें पता चल जाएगा कि जॉइंट के अंदर लिगामेंट या कुछ और स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम मेनिस्कस कहते हैं, उसके अलावा लूज बॉडीज़ हो सकती हैं। इनमें से अगर कोई प्रॉब्लम है तो इन सभी प्रॉब्लम्स का इलाज दूरबीन के द्वारा, जिसको हम आर्थ्रोस्कोपी कहते हैं, बखूबी संभव है। इस जॉइंट को अगर लिगामेंट या मेनिस्कस अगर टूटा है तो इसका शीघ्र इलाज होना चाहिए। अगर हम इसको हम बहुत लंबे वक्त तक हम छोड़ देंगे तो आगे जाके आपका जॉइंट जल्दी प्रीमेच्योरली ख़राब होने का एक रिस्क आपको रहेगा। तो इसलिए आप इसको शीघ्र से शीघ्र इसका इलाज आप कराएं। तो डॉक्टर हम बात भी कर रहे थे शो से पहले और आपने बताया भी था कि स्पोर्ट्स पर्सन को ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन इससे पहले एक और कॉलर है हमारे साथ फोन लाइन पे। जी पूछिए अपना सवाल। हेलो जी नाम बताइए अपना। मैडम नमस्कार, मेरा नाम सुरेंद्र चौधरी है। जी सुरेंद्र जी, पहले आपसे अनुरोध है कि आप अपने टीवी की वॉल्यूम कम कर लें, उसके बाद हमसे आप क्वेश्चन पूछे तो हम आपको बेटर सुन पाएंगे। हाँ मैडम, मेरा डॉक्टर साहब से प्रश्न ये था कि मैडम मेरे गर्दन के पीछे बहुत ही ज्यादा जकड़न रहता है। जब मैं सुबह के वक्त उठता हूँ उससे लेकर देर शाम तक यह गर्दन में एक प्रकार से अकड़न रहती है। जब मैं उसकी थोड़ी बहुत मालिश जब भी मैं अपने शरीर पर करता हूँ तो वो जकड़न कुछ हद तक कम रहती है। और इसके लिए मैंने 3 या 4 बार मैंने अच्छे फिजिशियन से भी संपर्क किया, तो उसके बावजूद भी इसमें कोई रिलीफ नहीं मिली। उसी के संबंध में डॉक्टर साहब देखिए ऐसा है कि जो गर्दन की जो दर्द है, जिस तरह के आप लक्षण बता रहे हैं, इसमें सबसे जो मुख्य कारण होता है उसमें दर्द का गलत पोस्चर में सोना, गलत पोस्चर में बैठना और गलत पोस्चर में काम करना। तो सबसे पहले तो आप अपना जो है सोने का जो तकिया है उसको बहुत सॉफ्ट तकिया होना चाहिए, जो आपके गर्दन के नीचे की जो कॉन्केविटी है उसको जो फिल कर दे, ऐसा तकिया आप लें। ऐसे तकिए पर सोएं। दूसरा, उसका आप एक एक्सरे करवाएं एक अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास आप जा कर के, और उसमें अगर कोई बोनी प्रॉब्लम नहीं है, केवल मांसपेशी में तनाव है, तो इसका इलाज बखूबी कुछ मसल रिलैक्सेंट दवाओं से और कुछ एक्सरसाइजेस से संभव है। जी, तो आपको भी आपका आंसर मिल गया होगा। जिस तरीके से कंटिन्यूसली हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक उपचार तो हम नहीं पहुंचा सकते, लेकिन हाँ समस्याओं के निवारण ज़रूर आपको यहाँ तक दे सकते हैं और कोशिश हमारी वही है इस प्रोग्राम के थ्रू। डॉक्टर, हम डिस्कस कर रहे थे कि इलाज संभव दवाइयों से है या नहीं, तो आप उसके बारे में कुछ बता रहे थे। मैं चाहूँगी कि आप उसी चीज़ को कंटिन्यू। हमें अगर शुरुआती स्टेज में लोग आते हैं तो दवाओं का कोई ज़्यादा रोल इसमें होता नहीं है, वो केवल दर्द की दवाएं होती हैं। बहुत सारी दवाएं जो मार्केट में कुछ ऐसी दवाएं एडवर्टीजमेंट्स हो रहे हैं कि ये दवाएं जोड़ घिसने की रफ्तार को कम कर देती हैं। ऐसी दवाओं के लिए हमारे पास कोई बहुत पुख्ता सबूत नहीं है कि ये वाकई में काम करती हैं। अगर कोई चीज़
प्रारंभिक अवस्था में कुछ असर करती है तो वो है एक्सरसाइजेस जी। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में हमारी एडवाइस रहती है कि नीचे बैठना और आलती पालती लगाना कम से कम करें। हाई इम्पैक्ट स्पोर्ट्स जैसे जी। कि हॉपिंग एंड जंपिंग वाले स्पोर्ट्स होते हैं या हार्ड ग्राउंड पर दौड़ना, ये सारी चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें। नियमित तौर पर जो हम एक्सरसाइजेस सिखाते हैं वो करें जी। और डाइट में ऐसा फेरबदल करें कि वज़न आपका और ज़्यादा गेन ना हो, क्योंकि जितना ज़्यादा वज़न गेन होगा उतनी प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी। जी, एक कॉलर जुड़ गए हैं हमारे साथ, रामभद्र हैं। जी रामभद्र, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ मैडम नमस्कार। जी नमस्ते, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? रामभद्र जी, अनुरोध है कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लें, अदरवाइज हम आपको सुन नहीं पाएंगे। अच्छा मैडम, हेलो जी पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? मैडम, मेरे को ना घोड़े में दर्द होता है। मैं सुबह जॉगिंग करता हूँ, दौड़ मारता हूँ, जी तो जी मेरे को कभी कभार जोड़े में दर्द जाता है। जी। रामभद्र जी, आपकी उम्र क्या है? 43 है। जी रामभद्र जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो जॉगिंग जो करने का एक सही तरीका है, इसको आप किसी ट्रेनर से सीखें। क्योंकि ये जो जॉगिंग अगर आप हार्ड ग्राउंड पे करेंगे और आपका पाँव ज़मीन पर बहुत ज़ोर से इम्पैक्ट देगा, अगर आप उसके शॉक को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे तो आपका वो सारा इम्पैक्ट आपके पाँवों से लेकर घुटने तक जो है वो ट्रैवल करता है, वहाँ तक ट्रांसमिट होता है और ऐसे इम्पैक्ट बहुत क्षणिक तौर पर घुटने को एक ज़्यादा कॉन्टैक्ट प्रेशर जिसे हम कहते हैं वो पहुँचाते हैं, जिससे कि ये चीज़ें बार बार रिपीट होने से घुटने का जो कार्टिलेज होता है उस लेयर को क्षति पहुंचती है और ऐसा रोज़ रोज़ आप करेंगे तो आपके घुटने में दर्द ज़रूर होगी। लेकिन अगर आप सही तरह से दौड़ेंगे, पाँव को इस तरह से ज़मीन पर रखेंगे कि आपका शॉक एब्जॉर्ब हो जाए, पाँव की ज़्यादा आवाज़ नहीं आए ज़मीन पर, सॉफ्ट ग्राउंड पर दौड़ेंगे तो मुझे उम्मीद है ऐसी तकलीफ से आपको छुटकारा मिलेगा। तो इसके साथ एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पे है, दीपक हैं। जी दीपक, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? दीपक के साथ लगता है संपर्क टूट गया है हमारा, लेकिन हम चर्चा को आगे जरूर बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक से जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु, और जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं जोड़ों के दर्द से जुड़ी समस्या और उनके उपचार पर। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं कि किस तरीके से आप पा सकते हैं इन तमाम समस्याओं से निजात। इस बात में कोई संदेह नहीं कि चिकित्सा क्षेत्र में प्रतिदिन नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। वो बीमारियां जिनका नाम सुनते ही लोग डर जाया करते थे, आज उनका इलाज आसानी से उपलब्ध है। ऐसी ही आजीवन रहने वाली बीमारियों में से एक है ऑर्थराइटिस। ऑर्थराइटिस का दर्द इतना तेज होता है कि मरीज उठ भी नहीं पाता। कभी कभी मरीज को हिलने डुलने में भी तकलीफ होती है। ऑर्थराइटिस की चिकित्सा के लिए आज जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी का प्रयोग किया जाता है। इसे ऑर्थोप्लास्टी भी कहा जाता है। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी का प्रयोग नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट के लिए किया जाता है। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी वो प्रक्रिया है जिसमें खराब जोड़ों को नकली जोड़ों से बदल दिया जाता है और जोड़ों के आकार को ऐसा बनाया जाता है कि घुटनों को मोड़ने में कोई परेशानी ना हो। ये सर्जरी ऑर्थराइटिस के मरीजों में सक्सेसफुल रही है। इससे हड्डियों और जोड़ों में मजबूती आती है, जिससे जोड़ों को मोड़ने में तकलीफ नहीं होती, दर्द से राहत मिलती है। सर्जरी के बाद ठीक होने में कितना वक्त लगता है, ये व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। कभी कभी सर्जरी के बाद मरीज के लिए जीवन शैली में बदलाव लाना बेहद आवश्यक हो जाता है। टोटल नी रिप्लेसमेंट के लिए अधिकतर मरीजों की उम्र 60 से 80 वर्ष होती है। सर्जरी मरीज की स्थिति की आवश्यकता को देखते हुए की जाती है। हालांकि सभी उम्र के लोगों में अब तक इस सर्जरी के परिणाम अच्छे आए हैं। नी रिप्लेसमेंट में सावधानियां। जब तक आपका डॉक्टर आपसे ना कहे कि आप अपने पैरों पर पूरा भार डालें, तब तक आप अपने पैरों पर अपना भार ना डालें। बहुत से लोग सर्जरी के बाद घुटने को मोड़ने से डरते हैं, क्योंकि शुरू में घुटनों को मोड़ने में बहुत दर्द होता है, लेकिन घुटनों को मोड़ते रहना चाहिए। जिन घुटनों का ऑपरेशन हुआ है उन्हें तकिए पर ना रखें। हिप रिप्लेसमेंट के बाद सावधानियां। ऑपरेशन के बाद हिप को 90 डिग्री से अधिक ना मोड़ें। अपने टखनों को छूने की कोशिश ना करें। अधिक छोटी कुर्सी या सोफे पर ना बैठें। पैरों को अंदर की तरफ ना मोड़ें। जमीन पर बैठते समय सावधानी बरतें।
सर्जरी के बाद आप पहले की तरह चल फिर सकते हैं और आपको असामान्य दर्द से भी राहत मिलेगी। तो देखा आपने कि किस तरीके से जॉइंट रिप्लेसमेंट के जरिए आप अपनी तमाम समस्याओं का उपचार पा सकते हैं। लेकिन बात करते हैं डॉक्टर से। डॉक्टर, जिस तरीके से हमने रिपोर्ट में दिखाया, एक कोशिश थी हमारी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि गठिया का जो ट्रीटमेंट होता है और जॉइंट रिप्लेसमेंट की जहाँ तक बात आती है, कब आपको लगता है कि पेशेंट को अब ज़रूरत है जॉइंट रिप्लेसमेंट की? जी, पेशेंट की ज़रूरत महज एक्सरे में पूरा एडवांस आर्थराइटिस होने से डिसाइड नहीं होती। पेशेंट को एक टोटलिटी में हम लोग एग्ज़ामिन करते हैं। अगर पेशेंट को दर्द इतना है कि हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा से ज़्यादा दर्द की दवा की ज़रूरत पड़ती है, कितनी दफ़ा खाते हैं वो काउंट नहीं करना है, लेकिन एक हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा से ज़्यादा दर्द की दवा की ज़रूरत महसूस होती है। पेशेंट की जो दिनचर्या की जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, जिसको हम एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग कहते हैं, जी। ये एक्टिविटीज़ में अगर कोई बाधा आ रही है, अगर आप कहीं जाना चाहते हैं और आपको 2 दफ़ा सोचना पड़ता है कि मुझे दर्द होगा इसलिए मैं ना जाऊं, या मैं जी। दर्द की दवा खाऊं फिर जाऊं, या फिर घुटनों में डिफ़ॉर्मिटी जिसे हम कहते हैं, धीरे धीरे आपको महसूस होती है या आपके परिजनों को महसूस होती है कि आपके घुटने सामने या साइड से देखने में उनमें कर्व आ रहा है, वो टेढ़े हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा कड़कड़ की आवाज़ आ रही है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं कुल मिलाकर के ये दर्शाती हैं कि हाँ, अगर एक्सरे में भी एडवांस आर्थराइटिस है और आपको इस लेवल की तकलीफ़ भी है, तो हाँ जी, आप जॉइंट रिप्लेसमेंट के एक सही कैंडिडेट हो सकते हैं। जी, जॉइंट रिप्लेसमेंट किस तरीके से होता है और किस तरीके से ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट की दिनचर्या रहती है? ये कुछ सवाल हैं जिन पर हम नज़र डालना चाहते हैं। जी, देखिए, जॉइंट रिप्लेसमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा घुटना उठा के एक नया घुटना लगा दिया, जी। ऐसा नहीं होता। घुटने की जो ख़राब सतह होती है, जैसा कि मैं एक मॉडल जी, के जी। ज़रिए दिखाना चाहूँगा। ये एक नॉर्मल घुटने का ऐसा एक स्मूथ कार्टिलेज होता है, जो कि धीरे धीरे घिस जाने पर उसमें ऐसे गड्ढे हो जाते हैं और नीचे वाली जो हड्डी है वो एक्सपोज हो जाती है। इस हड्डी के एक्सपोज होने से जब ये घुटना चलता है तो ऊपर वाली और नीचे वाली जो थाई और लेग बोन की जो सतह है वो आपस में उनमें घर्षण पैदा होता है, जिससे कि दर्द होता है। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट में केवल इस सतह को निकाल दिया जाता है, और जैसा कि मैं इस मॉडल के ज़रिए दिखाना चाहूँगा, उस सतह को निकाल करके उसके ऊपर एक आर्टिफिशियल इम्प्लांट थाई बोन के निचले हिस्से में और लेग बोन के ऊपर वाले हिस्से में डाला जाता है। और ये इम्प्लांट्स इतने ज़्यादा स्मूथ होते हैं, इनका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो कि हम कहते हैं इतना कम होता है कि इनमें आपको बिल्कुल पेन नहीं होता है, क्योंकि जो दर्द होने वाली जो सतह है वो आपकी हटा दी गई है। आपके जोड़ के आसपास की जो मांसपेशियां हैं वो आपकी अपनी रहती हैं, उनको हम नहीं बदलते हैं। जी। तो आप जो मूवमेंट करते हैं वो आप अपनी मांसपेशियों की ताकत से ही करते हैं। केवल जो जोड़ की जो सतह है वो हम ख़राब सतह को नई सतह लगा देते हैं, और जो जोड़ के जो आसपास सॉफ्ट टिश्यूज़ का जो बैलेंस है वो हम बराबर करते हैं, ताकि घुटने के आगे पीछे अंदर और बाहर वाली जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उन सब का टेंशन बिल्कुल सही बैलेंस में रहे, जिससे कि आप एक पेन फ्री मूवमेंट कर पाएंगे। जी, बात हो गई जॉइंट रिप्लेसमेंट की। अगर नी का कोई जॉइंट